हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार स्पेशल सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को और प्रश्न पूरा आप लोग को वीडियो देखना है सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न है, नोनिया विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। कथन कारक वाले जो भी प्रश्न होते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहला देख लेते हैं, सारण, तिरहुत और हाजीपुर इसके महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। किसके बारे में? नोनिया विद्रोह के बारे में। तो आपको ये पॉइंट भी इसमें ध्यान रख लेना है कि महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन थे। तो सारण, तिरहुत और हाजीपुर। वही दूसरे की बात करें तो ध्यान रखिएगा क्या दिया है कि इन क्षेत्रों में नील का उत्पादन होता था। तो बिल्कुल नील का उत्पादन नहीं होता था, ये गलत हो जाएगा। आगे हम जानेंगे कि फिर किस चीज का उत्पादन होता था। तीसरा सेंटेंस है कि विद्रोह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उभरा। ये भी सेंटेंस गलत दिया हुआ है। हमसे सही पूछा जा रहा था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर कि केवल एक सही है। ठीक है, अगर इससे संबंधित हम जानकारी पे चर्चा करें तो नोनिया विद्रोह की जो बात आई है तो ध्यान रखिएगा कि नोनिया क्या थी। तो बिहार में एक जाति थी, बिहार में एक जाति थी। एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर नोनिया विद्रोह की शुरुआत की हम बात करें, नोनिया विद्रोह की जो शुरुआत की अगर हम बात करें कि शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत इसकी हुई थी 1700 से 1800 के बीच में, 1700 से 1800 से बीच में। और यहाँ पर क्या दिया था कि नील का उत्पादन होता था। तो नील का उत्पादन नहीं होता था बल्कि किसका होता था, तो सोरा का उत्पादन होता था। इसीलिए ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलती हो गया। ठीक है, वहीं आपको जब सोरा की चर्चा आई है तो ध्यान इसमें आपको ये रख लेना है कि मीर जाफर ने क्या किया था, अंग्रेजों को बिहार में सोरा के व्यापार का, ये पूछ लिया जाता है, सोरा के व्यापार का एकाधिकार दिया था। क्या दिया था? एकाधिकार दिया था। किसने दिया था? तो मीर जाफर ने दिया गया था। ठीक है, तो एक एक बिंदु जो भी आपको बताए गए हैं इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे की बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे जो कि आ चुका है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य की बात करें तो ये आपको हम टॉपिक वाइज में भी डिटेल से पढ़ा चुके हैं। हालांकि इसका ऑप्शन चेक करते हैं, झाली है, गरबा है, कर्मा है या फिर जट जाटिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जट जाटिन जो है बिहार का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें कि उत्तर बिहार में इस तरह से लिख सकते हैं कि उत्तर बिहार में सबसे प्रसिद्ध अगर बात करें लोक नृत्य की तो यही हो जाएगा, जट जाटिन के रूप में जिसको जाना जाता है। जट जाटिन के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। ये पॉइंट हो गया। और इसमें आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि जाना तो जाता है जो मिथिला और क्या कहता है, कोसी जिलों में। कौन जिलों में? कोसी जिलों में। ध्यान दीजिएगा एक एक बिंदु को, इम्पोर्टेंट है। कोसी जिलों में युगल नृत्य के रूप में किया जाता है, युगल नृत्य के रूप में ये किया जाता है। किसके बारे में बात हो रही है? बिहार के लोक नृत्य जट जाटिन के बारे में।
तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वहीं बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य में आप ध्यान रख सकते हैं विदेशिया नृत्य। विदेशिया नृत्य, हालांकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमें चुनना था तो जटजाटिन हो गया, लेकिन ये भी विदेशिया नृत्य जो है ये क्या है, नाटक का एक रूप है। नाटक का एक रूप है और बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य में भी आता है। उसी तरह ये सब आपको हम डिटेल में पढ़ाए भी हैं। डोमकच, डोमकच ध्यान रखिएगा, ये क्या है, विवाह समारोह के दौरान, किसके दौरान, तो विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है, नृत्य किया जाता है, ये भी लोक नृत्य है। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि एक झिझिया नृत्य होता है। कौन सा नृत्य, तो झिझिया नृत्य, ठीक है। तो ये सब नृत्य भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रख लेना है। और कोई ध्यान रख सकते हैं तो सामा चकोवा, हो सकता है आपको ये सब सारा दे देगा और ऑप्शन में पूछ देगा कि इनमें से कौन सा बिहार का नहीं है या फिर कौन है, तो आपको पहले पता होना चाहिए। तीसरा नंबर पे बात करते हैं, क्या है प्रश्न, कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुंवर सिंह से तो आपको पता है हर बार प्रश्न पूछे ही जाते हैं बिहार के किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहली बात कुंवर सिंह की बात आई है, तो कुंवर सिंह से आपको क्या ध्यान आता है, कुंवर सिंह से आपको ये ध्यान आता है कि ये जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे, जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। ऊपर से ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि जिनको फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कुंवर सिंह की बात हो गई। वहीं अगर इनका जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जगदीशपुर में हुआ था। किस जिले में हुआ था, तो बिहार के शाहाबाद जिले में हुआ था। तो एक एक चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कब हुआ था, तो 1782 में हुआ था, ठीक है। यहाँ हमसे इनके पिता का नाम पूछा गया है, तो पिता का नाम क्या हो जाएगा, साहेबजादा सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगर माता का नाम पूछ दे तो माता का नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, पंचरत्न, पंचरत्न कंबर। थोड़ा यूनिक, अजीब, मतलब क्या कह सकते हैं, कुछ खास विशेष नाम है तो पूछ सकता है, इसलिए इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो 1857 की क्रांति में, ये तो कई बार आपको बता चुके हैं कि इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो आरा से किया था। और 1857 की क्रांति के ये क्या थे, नेतृत्व करता थे। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी, चूँकि आप कई बार इस चीज़ को पढ़ भी चुके हैं, जानकारी भी होगी। सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। और बिहार शिक्षक भर्ती वाले इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। पटना विश्वविद्यालय विधेयक कब पारित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1910, 1915, 1916 या फिर 1920। तो ध्यान रखिएगा कि विधेयक ये पारित हुआ था कब, 1916 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका राइट आंसर। ये आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि 1916 में सर शंकरन, क्या नाम ध्यान रखना, सर शंकरन नायर द्वारा इम्पीरियल, इम्पीरियल विधान परिषद में पेश किया गया था। विधान परिषद में क्या किया गया था, पेश किया गया था। तो प्रश्न आपको देख लेना है कि पूछ क्या रहा है। और इसकी स्थापना भी कब हुई, तो 1900। वहीं बात करें यह बिहार का क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं कि यह बिहार का पहला विश्वविद्यालय है, पहला। तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, विश्वविद्यालय है, ठीक है। कौन, तो पटना विश्वविद्यालय की बात हो रही है, चूँकि भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। और पटना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित रहेगा,
पटना में स्थित रहेगा। और ये प्रश्न पूछा था किसमें, बीपीएससी 17वीं के एग्जाम में। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न पूछने लायक तो है नहीं, पर पूछ रहा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ जाते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। खाली स्थान है में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा दिए गए थे। यानी किस वर्ष ये दिए गए थे, सीधा सीधी आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1885, बी है 1886, सी है 1889 या फिर 1900। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा 1885 में। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस हो जाएगा कि इसको लागू किया गया था अधिनियम को। वही बात करें अगर इसकी, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 बंगाल सरकार का क्या था, एक अधिनियम था जिसने क्या किया, जिसने व्यापक किसान विद्रोह के जवाब में, एक एक बिंदु जो आपके लिए लिखा जा रहा है जरूर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। जवाब में जमींदारों और क्या कहता है, उनके किराएदारों के अधिकारों को क्या किया था, अधिकारों को परिभाषित किया था। और ये प्रश्न रिपीट होते रहता है, तो आप बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछ ही लिया जाता है, परिभाषित किया था। ये बात हो गई। उसी तरह से जब यहाँ किसकी चर्चा आई है, किसान विद्रोह की, तो कुछ किसान विद्रोह पर भी नज़र डाल ही लेते हैं। तो जैसे में क्या डाल लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं कि किसान विद्रोह की जब बात आई है, तो किसान विद्रोह में जो मेन है, जो पूछ लिया जाता है, जैसे नील विद्रोह हो गया। इसका ईस्वी की अगर बात करें, मिलान करने के रूप में काफी पूछा जाता है, तो 1859 से 60 के बीच हो गया। उसी तरह से और क्या ध्यान रख लीजिएगा, एक रंगपुर ढींग विद्रोह सुने हैं, ये क्या है 1783 में बंगाल में। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह आप ध्यान रख सकते हैं मोपला विद्रोह, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। मोपला विद्रोह की अगर हम बात करें, तो 1841 से लेकर 1920 में, कहाँ, तो मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, और एक ध्यान रख सकते हैं दक्कन विद्रोह, चूंकि ये सब पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं, किसान विद्रोह जो पूछ लिए जाते हैं। तो दक्कन विद्रोह कब हुआ, 1875 में हुआ था, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। कहाँ, तो महाराष्ट्र और क्या कहता है, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, जो कि होगा आज के सेशन का 6ठा नंबर प्रश्न। 18वीं शताब्दी में बिहार में अकाल कब शुरू हुआ था, ये 18वीं शताब्दी में पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1783, बी है 1780 या सी है 1785 या फिर 1790। तो ध्यान रखिएगा कि इसको बिहार में अकाल या फिर सीधे लिखेगा बिहार अकाल, जो कि ब्रिटिश भारत में एक अकाल था, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं कि 1800 क्या कहता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, अच्छा हाँ, बिहार अकाल 18 शताब्दी में बिहार में अकाल कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1783, ये हो गई। ठीक है,
अगर बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इस अकाल ने बिहार से लेकर बंगाल तक क्या किया था, बंगाल क्षेत्र तक भारत के निचले गंगा मैदान को प्रभावित किया था। भारत के निचले गंगा मैदान को क्या किया था, प्रभावित किया था। जहाँ पर लगे कि जो जानकारी आपको देनी चाहिए जरूर दिया जाएगा, जितना आपके लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। 7वां नंबर प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण काफ़ी चर्चित है, नाम है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकनायक के नाम से जाना जाता था इनको। किस नाम से? लोकनायक के नाम से। और अगर बात करें तो संपूर्ण क्रांति का नारा भी किन्होंने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। और अगर इनसे संबंधित बात करें तो आजाद दस्ता का गठन भी किनके द्वारा किया गया था? इन्हीं के द्वारा। कब किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में किया गया था। ये बात हो गई। वहीं अगर इनकी हम बात करें तो ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी यानी कि सोशलिस्ट पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, और ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या कहता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसमें बिहार जोड़ दीजिएगा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1934 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जो थे एक गांधीवादी समाजवादी थे, गांधीवादी समाजवादी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उससे पहले ये चैनल से संबंधित आपकी जानकारियां हैं आपके लिए कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक बार आप इस चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर खोल के देखें। जीके जीएस के हर विषय का आपको फुल निचोड़ दिया जाता है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। तो अभी ही आप लोग क्या करें, सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर अभी ही कर दीजिएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट ज़रूर किया करें कि वीडियो कैसी लगती है, प्रश्नों का लेवल कैसा लगता है। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो ये सब आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। 8 नंबर की बात करें, अपनी किस रचना से दिनकर जी राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? किनकी बात हो रही है? तो राष्ट्रीय कवि के रूप में तो ध्यान रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन ए है उर्वशी, बी है हुंकार, सी है धूप छांव या डी है रेणुका। तो देखिए इनमें से जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इनकी जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा। और अगर बात करें तो ये एक राष्ट्रीय कवि, इस तरह से लिख सकते हैं, निबंधकार, देशभक्त और क्या कहता है, शिक्षाविद भी थे। एक साथ कितनी सारी चीज़ें इनके अंतर्गत विशेषता थी ये आप लोग देखिए। और एक है कि आप लोग एक ही चीज़ पढ़ने में ही रोने लगते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है।
वहीं उर्वशी जो ये रचना थी इनकी, ये एक काव्य नाटक पुस्तक है, काव्य नाटक पुस्तक है, जिसके लेखक कौन हो गए, तो रामधारी सिंह जी दिनकर हो गए। और ये प्रकाशित कब हुआ था, इसका अगर प्रकाशित वर्ष आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 1961। क्या हो जाएगा, 1961। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। चूंकि बिहार स्पेशल सेशन है तो आपको एक एक पॉइंट और एक एक प्रश्न उसी के अकॉर्डिंग चुन के लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है प्राचीन काल, बी है आधुनिक काल, सी है प्रागैतिहासिक काल और डी है क्या, मध्यकालीन काल। तो इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यकालीन काल युग के क्या थे, कवि थे। कौन, तो महाकवि विद्यापति जी की बात हो रही। वहीं विद्यापति की जब बात आई है विद्यापति की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथिली और क्या कहता है, संस्कृत साहित्य के क्या थे, महत्वपूर्ण कवि भी थे, महत्वपूर्ण कवि थे। हो सकता है इस रूप में आपको सेंटेंस में प्रश्न दे दे कि कौन सा कथन इनके बारे में सही है, तो आपको जानकारी रहेगी तब ना। विद्यापति से ध्यान रख सकते हैं कि विद्यापति को क्या कहा जाता था, मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, तो मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता था। और ये प्रश्न कई सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, तो आगे भी आपको मिल सकता है, जाना जाता है। ये बात हो गई। अगर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं की हम बात कर लें, नाम जान लेते हैं, पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कीर्ति लता। कौन लता, तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। एक ध्यान रखिएगा पदावली। ये सब क्या थी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो बाद में क्या हुआ था, मतलब बार बार रिपीट होता है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, जिनको मैथिली कोकिल के नाम से जाना है, तो इनका बिहार के मिथिला क्षेत्र में जन्म भी हुआ था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनसे एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि विद्यापति को आदिकाल का, किस काल का, आदिकाल का कवि माना जाता है, आदिकाल का कवि माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग को जो भी बिंदु बताए जाते हैं प्लीज नोट डाउन जरूर किया कीजिए। सीधे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा बिहार स्पेशल का 10वां प्रश्न। बिहार के अकाल से निपटने के लिए गोलघर का अन्न भंडार कब बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 1786 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चूंकि 1770 में एक क्या आया था, भयानक अकाल आया था, और इसी के प्रभाव के बाद 1786 में क्या हुआ, ब्रिटिश सेना ने ब्रिटिश सेना के लिए ब्रिटिश सेना के लिए क्या किया गया था, ध्यान रख सकते हैं कैप्टन जॉन गॉस्टिस द्वारा। किसके द्वारा, तो कैप्टन जॉन गॉस्टिस के द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया गया था, गोलघर का अन्न भंडार। किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपसे पूछा ही नहीं गया, तो यहाँ पर बता दिए, सिर्फ वर्ष पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन हो आदिवासी आंदोलन का नेता था। ये आपसे हो आदिवासी आंदोलन का पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए है, क्या है, बुद्धू भगत, बी है सिद्धू और कान्हू, सी है बिरसा मुंडा, डी है राजा परहाट। तो अगर हम बात करें बुद्धू भगत का, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो बुद्धू भगत किस विद्रोह से शामिल हो जाते हैं? ये कोल विद्रोह से शामिल हो जाते हैं, मतलब इसी के नेता थे। ये कब की बात है? तो 1829 से 39 के बीच की घटना थी। और इसका क्षेत्र क्या था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र। छोटा नागपुर क्षेत्र में किसके द्वारा ये विद्रोह किया गया था? तो कोल के लोगों द्वारा किया गया था। तो बुद्धू भगत तो इसके नेतृत्व करता हो गए। वहीं सिद्धू और कान्हू की बात करें तो 1855 से 56 के बीच की घटना है। हालांकि ये सब आपको हम कई बार बता भी चुके हैं। और इसके नेता कौन थे? सिंधु और कान्हू जी को। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विद्रोह? तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह, ठीक। उसी तरह से बिरसा मुंडा किससे संबंधित हो जाएंगे? मुंडा विद्रोह से। किससे? मुंडा विद्रोह से। जो कि मुंडा विद्रोह की अगर बात करें तो बिरसा मुंडा से आप ध्यान रख सकते हैं कि इनको भगवान या फिर धरती आबा के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? तो भगवान या धरती आबा के रूप में इनको जाना जाता था। ठीक है, तो ये बात हो गई। वहीं अगर हम बात करें और क्या जानकारी बात कर सकते हैं मुंडा विद्रोह का, देखिए हम लोग ईस्वी भी पूछ दिया जाता है। तो 1899 आपको ध्यान रख लेना है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में क्या करता था? ये भी निवास करता था। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में। छोटा नागपुर क्षेत्र में। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि हो आदिवासी आंदोलन का नेता कौन था, तब क्या हो जाएंगे? राजा परहाट। ठीक है, इनके ही नेतृत्व में हो आदिवासियों ने क्या किया था। हालांकि यही जो है बाद में क्या हुआ, मुंडा विद्रोह बन गया था। लेकिन जब पूछेगा कि हो आदिवासी आंदोलन का नेता कौन था, तो राजा परहाट, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न पे। प्लीज कमेंट जरूर आप लोग किया करें और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब आ गया है देखिए भूमिज विद्रोह। तो सिंधु और कान्हू के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, राजा परहाट भी जान चुके, सईद हसन ऐसे ही दे दिया गया। तो यहाँ बच्चे कौन? बी नंबर, गंगा नारायण। ये क्या थे? भूमिज विद्रोह के नेता थे। ये आपको कई बार पढ़ा भी चुके हैं। भूमिज विद्रोह 1832 से 33 के बीच की बात है, जो कि ध्यान रख सकते हैं कि पूर्वी भारत के जंगल महल, कौन महल? तो जंगल महल क्षेत्र में हुआ था। क्षेत्र में ये हुआ था। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम भूमिज विद्रोह का, तो ध्यान रखिएगा कि भूमिज विद्रोह जिससे क्या का नाम दिया गया था? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। चूंकि नेतृत्व इन्होंने ही किया था, तो इसलिए ये नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, वही बात करें और क्या ध्यान रख सकते हैं इसमें, अगर हम बात करें तो यह विद्रोह का मतलब हम बोल रहे हैं भूमिज विद्रोह की बात कर रहे हैं। भूमिज विद्रोह जो कि क्या कहता है, पुलिस अधिकारी मुंसिफ या फिर कह सकते हैं नमक दरोगा, ये सब के खिलाफ की गई
क्या था? शिकायतों का परिणाम था। शिकायतों का परिणाम था ये विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह? तो भूमिज विद्रोह परिणाम था। ये बात हो गई। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएंगे, जो कि होने वाला है 13वां नंबर प्रश्न। बक्सर की लड़ाई से कंपनी को क्या लाभ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले बक्सर की लड़ाई से संबंधित जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछेगा कि बक्सर की लड़ाई या फिर बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए। तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक हो गई, एक ये पहली बात हो गई। ये पूछेगा कि बक्सर की लड़ाई जो हुई, अंग्रेजी नेतृत्वकर्ता कौन था, या अंग्रेज की तरफ से नेतृत्वकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है बक्सर की लड़ाई में। तो ये कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये बात हो गई। किसके किसके ये बीच युद्ध हुआ? तो एक तो हो गया हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज की तरफ से। वहीं बात करें इसमें अवध के नवाब कौन? तो शुजा उद्दौला। ठीक है, ये बात हो गई। चूंकि बिहार स्पेशल सेशन है तो बिहार हिस्ट्री ज्योग्राफी सब डाल दिया जाता है। वहीं बात करें शुजा उद्दौला, फिर बंगाल के नवाब, 3 लोग थे इधर से। बंगाल के नवाब कौन? तो मीर कासिम। और कौन थे? और ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में जीत किसकी हो गई थी? तो हेक्टर मुनरो की हो गई थी जीत। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद ही 16 अगस्त 1765 को एक संधि हुआ था। कौन सा संधि हुआ था? तो इलाहाबाद का संधि। ठीक है, और इसी संधि ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार एकत्र करने का अधिकार दे दिया था, कर एकत्र करने का। तो ही क्या हुआ? लाभ हुआ। तो यही हमसे पूछा जा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी चीज़ों को जान लिया। आगे की बात करेंगे कि अगला प्रश्न क्या है। बिहार में सबसे पहले 1857 का विद्रोह किस स्थान में हुआ था? देखिए 1857 का विद्रोह ऐसा है कि आप बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए आपको पूछता ही है। तो अगर हमसे बिहार में पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए है देवघर, बी है दानापुर, सी है मुजफ्फरपुर, या फिर डी है पटना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर से शुरू हुआ था, और वो भी रोहिणी गांव से। किस गांव से? तो रोहिणी गांव से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। वहीं बात करें 1857 के विद्रोह की, तो आपको पता है कि 10 मई 1857 को क्या हुआ था? ये विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। तो मेरठ में कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। वहीं बात करें कि इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है 1857 के विद्रोह को। ठीक है, वहीं बिहार में नेतृत्वकर्ता की अगर बात कर ले तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है किन के बारे में? कुंवर सिंह के बारे में, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही जाने थे।
तो कहाँ से, आरा जगदीशपुर ध्यान रख सकते हैं। वहीं झांसी से किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई ने। हो सके आपसे मिलान के रूप में पूछ दिया जाए, जोड़ा के रूप में पूछ दिया जाए कि कौन सही है कौन नहीं। कानपुर से क्या ध्यान रख सकते हैं, किसने नेतृत्व करता था, तो नाना साहेब थे जिन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। वहीं बरेली से पूछ लिया जाता है, तब कौन हो जाएंगे, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ठीक है। और क्या पूछ लिया जाता है, लखनऊ से भी पूछा जाता है, तो लखनऊ से किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने। और लास्ट का एक और लिख लीजिए, ग्वालियर से पूछ लेगा तो ग्वालियर से ध्यान रखना है तात्या टोपे, तात्या टोपे। ठीक है। तो ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए चूंकि इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न को, चलिए देख लेते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, किसके लिए पूछा जा रहा है, तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए। ठीक है। अगर वही बात करें बिहार विधानसभा क्षेत्रों की, इस तरह से लिख लीजिएगा कि विधानसभा क्षेत्रों की कुल संख्या पूछेगा तो, क्षेत्रों की कुल संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 243। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 38। ठीक है। वहीं अगर आपसे यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि अनुसूचित जनजाति के लिए, किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, आरक्षित सीटों की संख्या क्या होगी, तब आपको क्या ध्यान रखना है, 2। कितना ध्यान रखना है, 2। यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। ये बात हो गई। वहीं अगर और क्या इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, लोकसभा सीटें, चूंकि बिहार विधानसभा की चर्चा आई है तो सबकी सीटें आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा की कितनी हो जाएगी, 40। वहीं राज्यसभा की बात करें सीटों की, तब हो जाएगा 16। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई छोटी छोटी जानकारी पर महत्वपूर्ण। सीधे बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न पे। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी का भंडार है। चीनी मिट्टी का आप लोग बर्तन देखते होंगे ना, बर्तन क्या, गुलदस्ता वगैरह सजावट के रूप में भी मिलता है मार्केट में, वही चीनी मिट्टी की बात हो रही है। तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए है भागलपुर, बी है बांका, सी है मुंगेर, डी है सभी। तो ये भागलपुर में भी, बांका में भी, मुंगेर में भी, यानी कि सभी जगह हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ क्या है, चीनी मिट्टी का भंडार है। हालांकि भागलपुर की अगर हम बात करें तो कोयला, लौह अयस्क, लौह अयस्क और क्या कहता है, ग्रेनाइट भी मौजूद, ग्रेनाइट की भी क्या है, इस तरह से लिख सकते हैं कि ग्रेनाइट की भी मौजूदगी है, मौजूदगी है। कहाँ, तो भागलपुर की ये हमने बात की। वहीं मुंगेर की बात जब आई है तो मुंगेर में कोयला, चूना पत्थर, चूना पत्थर हो गया, या फिर मैग्नीज हो गया, मैग्नीज हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, और क्या ध्यान रख सकते हैं, स्लेट, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, स्लेट हो गया। ये सब क्या है की भी उपस्थिति है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी उपस्थिति है। तो हमसे यहाँ सीधे सीधी चीनी मिट्टी का भंडार पूछा गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। बिहार के किस जिले में
बेरिलियम खनिज है। कौन सा खनिज पूछा जा रहा है? बेरिलियम खनिज। तो बेरिलियम की बात जब आई है तो इसका जो उपयोग होता है अगर जानकारी के लिए, तो मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका उपयोग। अगर बात करें किस जिला में, तो ऑप्शन ए है गया, बी है भागलपुर, सी है रोहतास, डी है जमुई। तो ध्यान रखिएगा गया जिला में। कहाँ? तो गया जिला में। गया जिला में अगर बात करें तो मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, ये सब भी क्या है? ग्रेनाइट, मोनोजाइट, ये सब की भी क्या है? उपस्थिति है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि हमसे जो पूछा गया था उसके बारे में हम लोग जान गए। आगे की ओर बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। और उससे पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे, सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल है हमारा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जीके जीएस का आपको बेहतरीन डिस्कशन दिया जाता है हर विषय का। तो जो लोग भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चूँकि जीके जीएस तो सेम ही होता है, सारे आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलेंगे, वो भी डिटेल्स के साथ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार प्लेलिस्ट एटलीस्ट आप लोग जाके ज़रूर खोल के देखें। और अच्छी लगती है वीडियो तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए कि कैसा लगता है। बाकी लाइक शेयर तो आप लोग जल्द से जल्द अभी ही कर दीजिए। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। बाकी आपको बिल्कुल पेड बैच जैसा क्लास दिया जाएगा। तो आप लोग सहायता कीजिए, आपके लिए हर इम्पोर्टेंट चीज़ लाया जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। मांझर कुंड झरना बिहार के किस जिले में है? ये झरना की बात आ गई तो ध्यान रखिएगा, यानी झरना का सेंस हो गया कि जलप्रपात भी रह सकता था यहाँ पे। तो ये है कहाँ? तो ध्यान रखिएगा रोहतास जिला में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहाँ? तो रोहतास जिला में। उसी तरह से आपको ध्यान रहना चाहिए कि रोहतास जिला में तो है ही, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि सासाराम और डेहरी ऑन सोन, डेहरी ऑन सोन के बीच स्थित है। डेहरी ऑन सोन के बीच स्थित है। कौन? मांझर कुंड जलप्रपात। ठीक है। और अगर हम बात करें, ध्यान रख सकते बिहार का कुछ जलप्रपात, ककोलक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो ककोलक जलप्रपात, जो कि बिहार के कहाँ है? नवादा जिला में स्थित है। ठीक है। उसी तरह से आप किस और क्या ध्यान रख सकते हैं? एक तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, ये बिहार के किस जिला में है? तो ये है कैमूर जिला में। कहाँ? तो कैमूर जिला में, जो कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध, कहिए तो बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। ठीक है, तो जाके घूम लिया कीजिए। वहीं बात करें और ध्यान रख सकते हैं आप क्या? तूतला भवानी जलप्रपात, तूतला भवानी जलप्रपात, ये भी बिहार के किस जिला में है? तो ये भी आपको कैमूर जिला में ही दिखेगा। कहाँ दिखेगा? तो कैमूर जिला में ही दिखेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, आपको पता होना चाहिए। वहीं धुआं कुंड जलप्रपात पूछ लिया जाता है। धुआं कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ध्यान रखिएगा ये रोहतास जिला में ही है, जहाँ की मंझार कुंड है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इब्राहिम लोदी के समय बिहार का गवर्नर कौन था जिसने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था? किसकी बात हो रही है? इब्राहिम लोदी के समय की।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दरिया खान लोहानी। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं कि दर सिकंदर लोदी ने, किसने, तो सिकंदर लोदी ने बंगाल के क्या क्या था, हुसैन शाह सरकी को, किसको, हुसैन शाह सरकी को इस तरह से लिखेगा कि हराकर, दरिया खान लोहानी को, दरिया खान नुहानी भी कहीं कहीं पे लिखा रहेगा जी, या लोहानी भी, दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था, नियुक्त किया था। ये पॉइंट हो गया। ये तो पहली बात किसने किया था, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। वहीं बात करें कि 1523 में दरिया खान लोहानी ने किसके विरुद्ध, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया गया था। तो यही तो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बस आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए थी। आगे की ओर बढ़ेंगे 20वें नंबर प्रश्न पे। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई थी? कौन सी सभा पूछा जा रहा है, तो गोरक्षणी सभा। तो ध्यान रखिएगा ये की गई थी 1882 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसका मेन उद्देश्य यही था कि गौ हत्या रोकना, और क्या करना, गौ हत्या को रोकना, साथ ही साथ गौ वंश की रक्षा करना, गौ वंश की रक्षा करना किसका उद्देश्य था, तो गोरक्षणी सभा का। ये बात हो गई। वहीं बात करें इस सभा की स्थापना की अगर हम बात करें तो किसके अनुयायियों ने किया था, ये पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने किया था। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखिए, काफी है। आगे की ओर बढ़ेंगे आज के सेशन के अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न पे। चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी को लगने वाला वैशाली का मेला किस धर्म से संबंधित है? तो पहले तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि कब लगता है और कौन सा मेला का बात हो रहा है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन ए है देखिए बौद्ध धर्म से, बी है जैन धर्म के अनुयायियों से, सी है वैष्णव धर्म से, या डी है ईसाई धर्म से। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के अनुयायियों से। ठीक है, चूंकि ये क्या है कि वैशाली जो मेला है, वैशाली मेला, ये जैन तीर्थंकर, इस तरह से लिख सकते हैं कि जैन तीर्थंकर महावीर के जन्म दिवस पर, किनके जन्म दिवस पर, तो महावीर के जन्मदिन पर क्या होता है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आयोजित किया जाता है। और इस मेले में देश भर से जो है जैन धर्म के अनुयायी जुटते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तो आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई आपका इस सेशन से संबंधित कमेंट हो या फिर आपको वीडियो कैसी लगती हो ज़रूर बताया करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अभी ही कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।